तो भाई लोगों, चलो इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। तुम लोग रोज यूज करते हो, है ना? शायद तुम ये वीडियो भी उसी पर देख रहे हो या ये आर्टिकल पीच रहे हो, जो भी हो। तुम चीजें गूगल करते हो, बिल्ली के वीडियोस देखते हो, सोशल मीडिया पर अजनबियों से बहस करते हो। क्लासिक। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे तुम जानते हो और पसंद करते हो या शायद टॉलरेट करते हो, उसे सरफेस वेब कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा। ये वो हिस्सा है जो सबको दिखता है, आसानी से एक्सेस हो जाता है। गूगल, बिंग या अगर तुम फैंसी फील कर रहे हो तो डक डक गो जैसे सर्च इंजन से इंडेक्स हो जाता है। यही तुम्हारी फेवरेट न्यूज साइट्स होती हैं, तुम्हारे ब्लॉग्स, तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग। ये पब्लिक है, सबके सामने है, इजी पीजी, एकदम आसान। लेकिन रुको जरा, वो आइसबर्ग पानी के नीचे, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऊपर वाले से कहीं ज्यादा बड़ा, वो है डीप वेब। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, डीप वेब सुनने में डरावना लगता है, पर चिल करो, ज्यादातर इसमें बोरिंग स्टफ ही होता है। सीरियसली, ये इंटरनेट के वो सारे हिस्से हैं जिन्हें सर्च इंजन्स ढूंढ नहीं सकते। सोचो अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के बारे में, तुम्हारे ईमेल इनबॉक्स के बारे में, तुम्हारी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क के बारे में, तुम्हारा क्लाउड स्टोरेज जैसे तुम्हारे प्राइवेट गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स फाइल्स। उसके लिए पासवर्ड चाहिए होता है ना? वो डीप वेब है। ये अपने आप में बुरा नहीं है, ये बस प्राइवेट है। ये वो कंटेंट है जो फायरवॉल्ड होता है या जिसके लिए स्पेसिफिक ऑथराइजेशन चाहिए होती है। तो अगर सरफेस वेब पब्लिक बीच पार्टी है और डीप वेब तुम्हारा प्राइवेट मेंबर्स ओनली क्लब, तो डार्क वेब क्या है? ओके, यहाँ मामला थोड़ा और इंटेंस हो जाता है। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा, बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसे जानबूझकर छिपाया गया है। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे TOR, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसे एनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब सुपर एनोनिमिटी। लोग इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई ढूंढ पाए। और ये, मेरे दोस्तों, एक दो धारी तलवार है। ये इंटरनेट का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, लेकिन इसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी है और अक्सर अच्छी नहीं होती। इसे ऐसे समझो, सरफेस वेब तुम्हारी हाई स्ट्रीट की दुकान है, डीप वेब है स्टॉक रूम और ऊपर का ऑफिस जिसके लिए चाबी चाहिए। डार्क वेब वो है गली में एक खुफिया, बिना नाम का दरवाजा जो एक ऐसी जगह ले जाता है जो किसी मैप पर नहीं आना चाहती। इसे जानबूझकर अनइंडेक्स्ड रखा जाता है, मतलब रेगुलर सर्च इंजन्स तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे। तुम्हें स्पेशल टूल्स और स्पेसिफिक एड्रेसेस चाहिए होते हैं, जो अक्सर ऑनियन पर खत्म होने वाले लेटर्स और नंबर्स का जंबल होते हैं। ये बिल्कुल अलग ही खेल है और इन लेयर्स को समझना जरूरी है इससे पहले कि हम अंधेरे में और गहरे उतरें। तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अभी तो हमने बस शुरुआत की है। तो ये डार्क वेब वाली चीज इतनी वेल डार्क कैसे रहती है और एनोनिमस? ये कोई जादू नहीं है, हालांकि कभी कभी ये टेक का कमाल लगता है। जो मेन चीज लोग यूज करते हैं वो है TOR। इसका मतलब है द अनियन रूटर। और हाँ, इसमें प्याज, ऑनियन शामिल है, मेटाफोरिकली बिल्कुल। जब तक तुम कोई बहुत स्पेसिफिक टाइप का साइबर सैंडविच नहीं बना रहे हो। TOR एक फ्री सॉफ्टवेयर है और दुनिया भर के वॉलंटियर्स का नेटवर्क इसे चलाता है। इसका पूरा मकसद ये छिपाना है कि तुम कौन हो और कहां से कनेक्ट कर रहे हो। ये तुम्हारे इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक डिजिटल BHS बदलने जैसा है, जिससे किसी के लिए भी तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी को तुम तक ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब प्याज क्यों? एक प्याज के बारे में सोचो, उसमें लेयर्स होती हैं, है ना? बहुत सारी लेयर्स। जब तुम TOR ब्राउजर का यूज करके किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो तुम्हारा इंटरनेट ट्रैफिक तुम्हारे कंप्यूटर से सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता। अरे नहीं, वो तो ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता। इसके बजाय TOR तुम्हारे डेटा को रैंडमली सिलेक्ट किए गए रिलेज की एक सीरीज के थ्रू बाउंस करता है। ये वही वॉलंटियर रन सर्वर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया। हर बाउंस या हॉप तुम्हारे डेटा को एक और लेयर में एन्क्रिप्ट करता है। तो जैसे जैसे तुम्हारा डेटा ट्रैवल करता है, ऐसा लगता है जैसे उसे प्याज की और ज्यादा लेयर्स में लपेटा जा रहा हो। ये काफी क्लेवर तरीका है सच में। TOR नेटवर्क में हर रिले को सिर्फ पिछले रिले का IP एड्रेस और अगले वाले का पता होता है। पहले रिले को तुम्हारा एक्चुअल IP एड्रेस पता होता है, लेकिन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। आखिरी रिले यानी एग्जिट नोड को डेस्टिनेशन वेबसाइट का पता होता है, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल IP एड्रेस नहीं। और बीच के रिलेज, उन्हें तो और भी कम पता होता है, वो बस एन्क्रिप्टेड डेटा को आगे पास कर देते हैं। इस मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन और राउटिंग प्रोसेस को ही ऑनियन रूटिंग कहते हैं। इससे किसी भी जासूसी करने वाले के लिए, चाहे वो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, एडवर्टाइजर्स हो या फिर गवर्नमेंट्स, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम कौन हो और क्या देख रहे हो।
ये ऐसा है जैसे एक चिट्ठी को दर्जन भर अलग अलग लोगों के जरिए भेजना और हर कोई उसे एक नए लिफाफे में डाल रहा हो। यही सिस्टम ऑनियन साइट्स के क्रिएशन को अलाउ करता है, जिन्हें टॉर हिडन सर्विसेज भी कहते हैं। ये वेबसाइट सिर्फ टीओआर नेटवर्क के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तुम बस गूगल क्रोम या सफारी में उनका एड्रेस टाइप करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सामने आ जाएंगी। तुम्हारा रेगुलर ब्राउजर टीओआर की लैंग्वेज नहीं समझता। तुम्हें उन लेयर्स को डिक्रिप्ट करने और इंटरनेट के इन छिपे हुए कोनों को ढूंढने के लिए टीओआर ब्राउजर चाहिए। यही वो आर्किटेक्चर है जो एनोनिमिटी का पर्दा प्रोवाइड करता है। अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, डार्क वेब को ऑनलाइन एक यूनिक और अक्सर कंट्रोवर्शियल स्पेस बनाता है। इस टेक्नोलॉजी को समझना डार्क वेब को समझने के लिए की है। ठीक है, तो तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही है। हसन, तुम पूछ रहे हो लोग इस डार्क वेब पर जाते कैसे हैं? वेल, जैसा मैंने कहा, तुम अपनी अगली डिलीवरी ढूंढते हुए गलती से इस पर नहीं पहुंच सकते। सबसे कॉमन तरीका है टीओआर ब्राउजर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना। ये फ्री है और तुम इसे ऑफिशियल टॉर प्रोजेक्ट वेबसाइट से गेट कर सकते हो। एक बार तुम्हारे पास ये आ जाए तो इसे यूज करना कुछ रेगुलर वेब ब्राउजर यूज करने जैसा ही है, लेकिन ये टीओआर नेटवर्क से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के लिए कॉन्फ़िगर्ड होता है। इसे इंटरनेट के उस छिपे हुए हिस्से का एंट्री टिकट बनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई सुपर सीक्रेट हैकर टूल नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। एक बार तुम टीओआर ब्राउजर पर आ गए तो तुम्हें अभी भी ये बोनियन साइट्स ढूंढनी होंगी। उनके google.com जैसे अच्छे याद रहने वाले नाम नहीं होते। उनके एड्रेसेस आमतौर पर कैरेक्टर्स की एक रैंडम स्ट्रिंग होती है जिसके आखिर में ओनियन लगा होता है। तो तुम उन्हें ढूंढते कैसे हो? वेल, डार्क वेब पर ही कुछ डायरेक्टरीज या विकीज हैं, जैसे द हिडन विकी, जो अलग अलग .onion साइट्स को लिस्ट करती हैं, लेकिन ये भी अनरिलायबल हो सकती हैं या तुम्हें डॉजी जगहों पर ले जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंडली डार्क वेब टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक अनचार्टेड टेरिटोरी को एक बहुत बेसिक, शायद आउटडेटेड मैप के साथ एक्सप्लोर कर रहे हो। अब बड़ा सवाल, क्या सिर्फ डार्क वेब को करना इलीगल है? असली बात यह है, ज्यादातर कंट्रीज में, यूके और यूएस समेत, सिर्फ टीओआर ब्राउजर यूज करना या डार्क वेब साइट्स पर विजिट करना अपने आप में इलीगल नहीं है। एनोनिमिटी टूल्स इलीगल नहीं है। तुम्हें प्राइवेसी का अधिकार है। बहुत से लोग टीओआर को बिल्कुल लेजिटिमेट कारणों से यूज करते हैं, जर्नलिस्ट सोर्सेज से कम्युनिकेट करने के लिए, दमनकारी रिजिम्स में एक्टिविस्ट, या बस आम लोग जो नहीं चाहते कि बिग टेक उनके हर क्लिक को ट्रैक करे। सॉफ्टवेयर अपने आप में न्यूट्रल है। ये एक टूल है, जैसे किचन का चाकू। तुम इसे सब्जियां काटने के लिए यूज कर सकते हो या तुम जानते हो। हावेवर, और ये एक हावेवर है, तुम डार्क वेब पर वो बिल्कुल इलीगल हो सकता है। अगर तुम इसे ड्रग्स, हथियार, चोरी के क्रेडिट कार्ड्स खरीदने या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए यूज करते हो तो हाँ, वो इलीगल है, बुरी तरह से। डार्क वेब की एनोनिमिटी कुछ लोगों को इनविंसिबल महसूस करा सकती है, जैसे वो कुछ भी करके बच निकल सकते हैं। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी डार्क वेब पर है। वो इलीगल मार्केट प्लेसेस को बंद करने और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए काम कर रही है। तो हालांकि आसपास देखना टेक्निकली लीगल हो सकता है, शेडी कामों में शामिल होना बिल्कुल नहीं है। ये एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जिसे समझना जरूरी है। ओके, चलो बात को घुमाते नहीं है। जब ज्यादातर लोग डार्क वेब सुनते हैं तो उनका दिमाग सीधे डॉजी चीजों पर जाता है। और देखो, इसका एक कारण है। टीओआर जो एनोनिमिटी देता है वो कुछ लोगों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी बनाता है जहां इलीगल एक्टिविटीज फल फूल सकती हैं, मेन स्ट्रीम इंटरनेट से छिपी हुई, और उन्हें उम्मीद होती है कानून की नजरों से भी। ये उस पिछली गली जैसा है जहां डील्स होती हैं, लेकिन ग्लोबल डिजिटल स्केल पर। तो हम असल में किस तरह की इलीगल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? लिस्ट काफी लंबी है अनफॉर्चुनेटली, और काफी भयानक भी। डार्क वेब पर सबसे बदनाम इलीगल एक्टिविटीज में से एक है इलिसिट ड्रग्स की बिक्री। मार्केट प्लेसेस, जिनके नाम अक्सर ऐसे होते हैं जैसे वो किसी डिस्टोपियन नॉवल से सीधे उठाए गए हों, वेंडर्स को कैनबिस और कोकेन से लेकर ओपियोइड्स और साइकेडेलिक्स तक सब कुछ बेचने की इजाजत देते हैं। बायर्स लिस्टिंग्स ब्राउज कर सकते हैं, रिव्यूज पीआरएच सकते हैं। हाँ, ड्रग डीलर्स को कस्टमर रिव्यूज मिलते हैं, ये गजब है। और ट्रांजैक्शन को और छिपाने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके परचेसेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लॉ एनफोर्समेंट के कांस्टेंट टारगेट पर रहते हैं। सिल्क रोड और अल्फाबे जैसे बड़े वाले बंद कर दिए जाते हैं और फिर नए सामने आ जाते हैं। ये कभी न खत्म होने वाला वैकामोल का खेल है। एक को दबाओ तो दूसरा निकल आता है। फिर है स्टोलन डेटा और हैकिंग टूल्स की बिक्री। सोचो, क्रेडिट कार्ड नंबर्स के बड़े बड़े डेटाबेसेस,
बैंक अकाउंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या यहाँ तक कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये अक्सर डेटा ब्रीचेस और फिशिंग स्कैम्स के जरिए चुराए जाते हैं, फिर डार्क वेब पर बल्क में बेचे जाते हैं। तुम्हें हैकिंग फॉर हायर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक्स जो वेबसाइट्स को ऑफलाइन कर सकते हैं, और मैलवेयर या रैंसमवेयर किट्स भी मिल सकते हैं जिन्हें एस्पायरिंग साइबर क्रिमिनल्स खरीद कर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये डिजिटल मेहम के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, अनफॉर्चुनेटली, जो प्रॉफिट या डिसरप्शन के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, और ये और भी डार्क होता जाता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह भी है जहां तुम्हें काउंटरफिट गुड्स, फेक पासपोर्ट्स और आईडीज, और यहां तक कि डरावनी बात है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कंटेंट भी मिल सकता है, जिसका इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट जोर शोर से पीछा करती है। फायर आर्म्स और दूसरे हथियारों के लिए भी फोरम्स और मार्केट प्लेसेस हैं। हालांकि इन सेल्स की लेजिटिमेसी और एक्चुअल फुलफिलमेंट पर अक्सर डिबेट होती है। ये याद रखना जरूरी है कि हालांकि ये एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है, ये डार्क वेब का सच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस पूरी चीज पर एक लंबी काली छाया डालती है, जिससे ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां तुम्हें सच में सावधान रहने की जरूरत है। सेक्शन 5 सिर्फ निराशा और उदासी नहीं, डार्क वेब का वो पहलू जो हैरानी की बात है ठीक ठाक है। ठीक है, तो हमने डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटीज के गंदे पानी में गोते लगा लिए हैं। भारी मामला है, मुझे पता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, डार्क वेब सिर्फ से भरा नहीं है। सरप्राइज, एनोनिमिटी और प्राइवेसी पर फोकस होने की वजह से ये कुछ जेन्युइनली लेजिटिमेट, यहां तक कि पॉजिटिव उद्देश्यों को भी पूरा करता है। ये एक टूल है, याद है, और टूल्स अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चलो इंटरनेट के इस छिपे हुए कोने के कुछ कम खतरनाक यूजेस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ चोरों का डिजिटल अड्डा नहीं है, इसके कुछ हैरान करने वाले फायदे भी हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो दमनकारी रिजिम्स में रहते हैं, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एक दूर का सपना है। उनके लिए इंटरनेट पर भारी सेंसरशिप होती है, और आवाज उठाने पर वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। डार्क वेब TOR के जरिए गवर्नमेंट सेंसरशिप को बाईपास करने और सिक्योरली कम्युनिकेट करने का एक तरीका ऑफर करता है। एक्टिविस्ट्स, डिसिडेंट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइज होने, बाहरी दुनिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने और अपनी आइडेंटिटीज बताए बिना अब्यूजेस को एक्सपोज करने के लिए कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए लाइफलाइन हो सकता है जो उन जगहों पर बेसिक फ्रीडम्स के लिए लड़ रहे हैं जहां रेगुलर इंटरनेट स्टेट कंट्रोल का एक टूल है। ये एक क्रूशल और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। जर्नलिस्ट्स को भी डार्क वेब यूजफुल लगता है। इमेजिन करो कि तुम किसी विसल ब्लोअर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके पास करप्शन या कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग के बारे में एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन है। उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। डार्क वेब जर्नलिस्ट्स को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने और सर्वेलेंस के डर के बिना सोर्सेज से कम्युनिकेट करने के लिए सिक्योर चैनल्स प्रोवाइड करता है। BBC, द न्यूयॉर्क टाइम्स और ProPublica जैसे बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने ओनियन साइट्स हैं, ताकि सोर्सेज के लिए उनसे कांटेक्ट करना सेफर हो। इससे इंपॉर्टेंट स्टोरीज सामने लाने में मदद मिलती है जो वरना छिपी रह जाती, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक जीत है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी कम्युनिटीज हैं जो बस अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट्स द्वारा उनके हर ऑनलाइन मूव को ट्रैक करने का आइडिया पसंद नहीं है। तुम्हें सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए फोरम्स, विभिन्न इश्यूज के लिए सपोर्ट ग्रुप्स जहां एनोनिमिटी प्रेफर की जाती है, और यहां तक कि किताबों और एकेडमिक पेपर्स की लाइब्रेरीज भी मिल सकती हैं जो सेंसर्ड हो सकती हैं या कहीं और एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है। ये उन लोगों के लिए एक स्पेस है जो सरफेस वेब की ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कांस्टेंट डेटा हार्वेस्टिंग से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, इसमें एक पूरी दूसरी प्लॉट लाइन भी है। सेक्शन 6 वार्निंग वार्निंग डिजिटल बारूदी सुरंग रिस्क्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि डार्क वेब के अच्छे पहलू हैं, बुरे पहलू हैं और कुछ बिल्कुल अजीब पहलू भी हैं। लेकिन सच बात तो ये है, अगर तुम झांकने की सोच भी रहे हो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से, तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह तुम्हारे लोकल पार्क में आराम से टहलने जैसा नहीं है। ये डिजिटल बारूदी सुरंगों के बीच संभल कर चलने जैसा है। इसमें जेन्युइन रिस्क शामिल हैं, और TOR ब्राउजर डाउनलोड करने के बारे में सोचने से पहले भी तुम्हें इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ अनजान रहना कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये बस मुसीबत को बुलावा देना है।
सबसे ऑब्वियस रिस्क है गलती से इलीगल या बहुत परेशान करने वाले कंटेंट पर पहुंच जाना। हमने बात की है कि डार्क वेब पर किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। भले ही तुम उसे ढूंढ नहीं रहे हो, तुम किसी डायरेक्टरी या फोरम में गलत लिंक पर क्लिक कर सकते हो और खुद को कुछ ऐसा देखते हुए पा सकते हो जिसे तुम सच में कभी नहीं देखना चाहते थे। ये ग्राफिक वायलेंस से लेकर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल तक कुछ भी हो सकता है, और ऐसे कंटेंट के एक्सपोजर से साइकोलॉजिकली डैमेज हो सकता है। ये क्यूरेटेड नहीं है, ये उस तरह से मॉडरेटेड नहीं है जैसे सरफेस वेब अक्सर होता है, और कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। फिर है मैलवेयर। ओ बॉय, द मैलवेयर। डार्क वेब इससे भरा पड़ा है क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड स्पेस है। ये वायरसेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और हर तरह के गंदे सॉफ्टवेयर के लिए एक प्राइम ब्रीडिंग ग्राउंड है जो तुम्हारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने या तुम्हारी फाइल्स को हॉस्टेज बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। किसी अनट्रस्टेड ओनियन साइट से बस एक फाइल डाउनलोड करना या किसी कॉम्प्रोमाइज्ड साइट पर विजिट करना भी तुम्हारे डिवाइस को इन्फेक्ट करने के लिए काफी हो सकता है। ये तुम्हारे आम पॉपअप एड्स नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स हैं जो सीरियस हार्म पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शायद यहां हमेशा तुम्हारी मदद न कर पाए, और स्कैम्स और उन शानदार कैरेक्टर्स को मत भूलना जिनसे तुम मिल सकते हो। स्कैमर्स एनोनिमस एनवायरनमेंट्स में फलते फूलते हैं। तुम्हें फेक मार्केट प्लेसेस मिल सकते हैं जो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी ले लेंगे और कुछ भी डिलीवर नहीं करेंगे। फिशिंग साइट्स जो दूसरी सर्विसेज के लिए तुम्हारे लॉगिन डिटेल्स चुराने के लिए डिजाइन की गई हैं, या ऐसे इंडिविजुअल्स जो तुम्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट भी मौजूद है, सर्वेलेंस और स्टिंग ऑपरेशंस कर रही है। तो हालांकि TOR एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, ये कोई जादुई गायब होने वाला चोगा नहीं है, खासकर अगर तुम रिस्की बिहेवियर्स में इंगेज होना शुरू कर देते हो या ऐसी गलतियां करते हो जो तुम्हारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। ये एक हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट है और तुम्हें हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। सेक्शन 7, सब हिटमैन और हैकर्स ही हैं ना। चलो कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। द डार्क वेब, सिर्फ ये शब्द कहने से ही हॉलीवुड थ्रिलर वाली इमेजेस दिमाग में आती हैं, है ना। खुफिया अड्डे, रहस्यमयी लोग और इतनी इलीगल एक्टिविटी कि बॉन्ड विलेन भी शर्मा जाए। और हाँ, कुछ हद तक ये रेपुटेशन सही भी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। लेकिन डार्क वेब के बारे में जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो जानते हैं, वो असल में बस मिथ, हाइप या सीधी सादी बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। अब मिथ बस्टिंग टोपी पहनने का टाइम आ गया है दोस्तों, क्योंकि रियलिटी को समझना की है। हर वो चीज जो तुम किसी सेंसेशनलिस्ट यूट्यूब वीडियो में देखते हो, वो पत्थर की लकीर नहीं होती। शॉकर। मिथ नंबर 1, डार्क वेब बहुत बड़ा है, रेगुलर इंटरनेट से भी बड़ा। गलत। असल में डार्क वेब पूरे इंटरनेट का एक छोटा सा फ्रैक्शन माना जाता है। हमारी आइसबर्ग एनालॉजी याद है? सरफेस वेब ऊपरी हिस्सा है, डीप वेब तुम्हारे ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेसेस पानी के नीचे का विशाल हिस्सा है। डार्क वेब उस डीप वेब के अंदर एक बहुत बहुत छोटा सा कण है। इसे अपनी नोटोराइटी की वजह से बहुत अटेंशन मिलती है, लेकिन शीर साइज और कंटेंट के वॉल्यूम के मामले में ये उतना बड़ा दानव नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं। शायद क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी या उसकी कमी। मिथ नंबर 2, तुम आसानी से हिटमैन हायर कर सकते हो या लाइव रेड रूम्स ढूंढ सकते हो जहां लोगों को कैमरे पर टॉर्चर और मारा जाता है। ओके, ये वाला बहुत डार्क है और शुक्र है ये ज्यादातर मिथ ही है। हालांकि ऐसी साइट्स रही हैं जो हिटमैन सर्विसेज ऑफर करने का दावा करती हैं, वे ज्यादातर स्कैम्स होती हैं जो बेवकूफों से उनके बिटकॉइन ऐंठने के लिए बनाई जाती हैं। लॉ एनफोर्समेंट ऐसे दावों को बहुत सीरियसली लेती है। जहां तक रेड रूम्स की बात है, इस बात के बहुत कम क्रेडिबल एविडेंस हैं कि वे असल में उस तरह एग्जिस्ट करते हैं जैसे हॉरर स्टोरीज में दिखाए जाते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो को एनोनिमसली लाइव स्ट्रीम करने की टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर प्रूफ फेक या प्री रिकॉर्डेड कंटेंट निकलता है। ये अर्बन लेजेंड ज्यादा है, रियलिटी कम। मिथ नंबर 3, सिर्फ डार्क वेब पर जाने से ही तुम इंस्टेंटली हैक हो जाओगे या गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट पर आ जाओगे। जरूरी नहीं। जैसा हमने कहा, ज्यादातर जगहों पर TOR का यूज करके डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल नहीं है, और सिर्फ TOR ब्राउजर खोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कंप्यूटर तुरंत वायरसेस से फट जाएगा। हावेवर, मैलवेयर का रिस्क ज्यादा होता है, खासकर अगर तुम डॉजी लिंक्स पर क्लिक करते हो या अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड करते हो। और जबकि सिक्योरिटी एजेंसीज इलीगल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होती हैं, वे तुम्हें सिर्फ ब्राउजिंग के लिए फ्लैग नहीं करेंगी, जब तक कि तुम्हारी ब्राउजिंग हैबिट्स बहुत स्पेसिफिक और बहुत कंसर्निंग न हो जाएं।
की ये है कि स्मार्ट और कॉशियस रहो, पैरानोया का शिकार मत हो। सेक्शन 8, तुम्हारा साइबर आर्मर। अगर देखने की सोच भी रहे हो तो कुछ टिप्स। ठीक है, मान लो तुम्हारी क्यूरियोसिटी अभी भी जल रही है, तुम रिस्क समझते हो, तुमने मिथ को रियलिटी से अलग कर लिया है और तुम अभी भी सोच रहे हो शायद मैं बस एक छोटी सी झलक देख लूं। सबसे पहले, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम इन डिजिटल परछाइयों में जाने वाले हो तो तुम्हें बिल्कुल सीरियस साइबर सेफ्टी नॉलेज के साथ तैयार होने की जरूरत है। बिना तैयारी के जाना ऐसा है जैसे ओवन मिट्स पहनकर बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करना। यह बस एक बुरा आइडिया है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये टिप्स तुम्हें दुनिया भर की मुसीबतों से बचा सकती है। सबसे पहली बात, टीओआर ब्राउजर लॉन्च करने से पहले भी एक रेप्यूटेबल वीपीएन यूज करो। मुझे पता है टीओआर को एनोनिमिटी देनी चाहिए, है ना? लेकिन वीपीएन ऐड करने से सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी देख सकता है कि तुम टीओआर से कनेक्ट कर रहे हो, भले ही वो ये न देख पाए कि तुम उस पर क्या कर रहे हो। कुछ आईएसपीज को ये पसंद नहीं आ सकता। एक वीपीएन तुम्हारे कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और तुम्हारे आईएसपी से तुम्हारा आईपी एड्रेस छिपाता है, इससे पहले कि तुम्हारा ट्रैफिक टीओआर नेटवर्क तक पहुंचे। इसे अपने डिस्गाइज के लिए एक और डिस्गाइज समझो। ये डबल सुरक्षा है, और जब डार्क वेब की बात आती है तो तुम्हें जितनी सुरक्षा मिल सके उतनी चाहिए। नेक्स्ट, तुम क्या क्लिक करते हो और क्या डाउनलोड करते हो, इस बारे में इनक्रोएबली केयरफुल रहो। जैसे हर चीज को ट्रिपल चेक करो। अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड मत करो। सीरियसली, बस मत करो। कई ऑनियन साइट्स मैलवेयर से भरी हो सकती हैं। अपने टीओआर ब्राउजर सेटिंग्स में स्क्रिप्ट डिसेबल कर दो, जैसे नो स्क्रिप्ट, जो अक्सर बंडल्ड आता है, ताकि मैलिशियस कोड ऑटोमेटिकली रन न हो सके। अपना वेबकैम कवर कर लो। नहीं, मैं पैरानॉइड नहीं हो रहा। ये बस एक गुड प्रैक्टिस है ऐसे एनवायरनमेंट में जहां तुम्हें नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है। और हाँ, अपना असली नाम, ईमेल या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज मत करो। अगर तुम किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट करने का प्लान बना रहे हो तो एक बिल्कुल अलग एनोनिमस आइडेंटिटी बनाओ। इसके अलावा मेक श्योर करो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम और तुम्हारे सभी सॉफ्टवेयर, खासकर तुम्हारा एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स, फुली अपडेटेड हों। सिक्योरिटी पैचेस एक रीजन से होते हैं। वे उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं जिनका हैकर्स फायदा उठाना पसंद करते हैं। अगर तुम टेक्निकली सैवी हो तो वर्चुअल मशीन वीएम यूज करने पर विचार करो। ये तुम्हारे कंप्यूटर पर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाता है, तो अगर तुम्हें मैलवेयर मिलता भी है तो वो वीएम के अंदर कंटेन्ड रहता है और तुम्हारे मेन सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करता। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम जाते हो तो एक क्लियर पर्पस रखो। बिना मकसद के भटकने से ही तुम सच में बुरे इलाकों में पहुंच जाते हो। क्यूरियोसिटी को तुम्हें डेंजरस टेरिटरी में न ले जाने दो। सेक्शन 9, द फाइनल डाउनलोड। शार्प रहो, सेफ रहो और अपने थॉट्स बताओ। तो ये लो, द डार्क वेब, कुछ रहस्य, कुछ मिथ, कुछ असली खतरा, और कुछ हैरानी की बात है कि यूजफुल टूल भी। ये वो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है जो अक्सर दिखाई जाती है। ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक कॉम्प्लेक्स शैडोवी कोना है, प्राइवेसी के लिए इंसान की इच्छा का सबूत और अनफॉर्चुनेटली बुरे इरादों वालों के लिए एक छिपने की जगह भी। ये क्या है, कैसे काम करता है और इसके असली खतरों को समझना आज के हाइपर कनेक्टेड युग में क्रूशल है। ये सिर्फ टेक गीक्स या साइबर क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस प्राइवेसी, सेंसरशिप और लॉ एनफोर्समेंट के बारे में डिस्कशंस पर सभी के लिए असर डालता है। यहाँ की टेकअवे ये नहीं है कि डार्क वेब से डरो या बिना सोचे समझे टीओआर डाउनलोड करने भागो। गोल है इन्फॉर्म्ड रहना। नॉलेज इज पावर, खासकर ऑनलाइन। ये जानना कि ये हिडन सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझना जो इन्हें इनेबल करती है, और लेजिटिमेट यूजेस और सिग्निफिकेंट रिस्क्स दोनों के बारे में अवेयर रहना तुम्हें एक ज्यादा सैवी डिजिटल सिटीजन बनने में मदद करता है। ये तुम्हें डार्क वेब टेकडाउन्स के बारे में न्यूज स्टोरीज या एन्क्रिप्शन और ऑनलाइन एनोनिमिटी के बारे में डिबेट्स को समझने में मदद करता है। ये सब हमारी तेजी से डिजिटल होती जिंदगी की बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। अल्टीमेटली तुम्हारी ऑनलाइन सेफ्टी सबसे ऊपर है, चाहे तुम सरफेस वेब पर हो, डीप वेब पर या डार्क वेब के बारे में सोच ही रहे हो। हमेशा अच्छी साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करो। स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोड से सावधान रहना और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना। ये सिर्फ डार्क वेब के लिए टिप्स नहीं है, ये इंटरनेट के किसी भी हिस्से को सेफली नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। डिजिटल दुनिया इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन इसमें अपने पिटफॉल्स भी हैं। विजिलेंट और एजुकेटेड रहना ही तुम्हारा सबसे अच्छा डिफेंस है। स्मार्ट रहो, कॉशियस रहो और अपने डिजिटल सेल्फ को प्रोटेक्ट करो। और अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं।
डार्क वेब के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? क्या इसमें से कुछ तुम्हें सरप्राइज किया? क्या तुम्हारे और क्वेश्चंस हैं, या शायद तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस या कंसर्न्स हैं जो तुम शेयर करना चाहोगे? उन्हें कमेंट्स में डालो। चलो इस पर बात करते हैं, क्योंकि जितना हम इन चीजों पर ओपनली डिस्कस करेंगे, उतना ही हम सब ऑनलाइन दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर ढंग से समझ और नेविगेट कर पाएंगे। स्टे वोक, स्टे सेफ, और किसी ज्यादा स्केची चीज पर क्लिक मत करना, ठीक है? पीस आउट।